हेलो भाई, नमस्कार। कुछ टेक्निकल इशू के कारण पिछला क्लास हमको बीच में ही रोकना पड़ गया था। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हेमंत मिश्रा आपका आपके अपने चैनल प्रो मैथ्स मेंटर हेमंत सर में स्वागत करता हूँ। और पिछली क्लास का मेरा उद्देश्य आपको एलिगेशन समझाना था। उम्मीद करता हूँ कि एलिगेशन आप थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे। हमने यहाँ पर बात करी थी कि एलिगेशन क्या है, एलिगेशन कहाँ कहाँ लग सकता है। एलिगेशन प्रॉफिट में लग सकता है, एलिगेशन स्पीड में लग सकता है, एलिगेशन वर्क में लग सकता है, एलिगेशन इंटरेस्ट में लग सकता है, और ऐसी सभी चीज़ें जो किसी के रेफरेंस से बनती हैं, जैसे प्रॉफिट सीपी के रेफरेंस से बनता है, स्पीड टाइम के रेफरेंस से बनता है, इंटरेस्ट प्रिंसिपल के रेफरेंस से बनता है। तो ऐसी सारी वस्तुएं जो किसी रेफरेंस से तैयार होती हैं उनमें हमेशा एलिगेशन लग सकता है। अब किन प्रश्नों में एलिगेशन लगाना है, किन में नहीं लगाना है, ये प्रश्न के साथ साथ हम धीरे धीरे देख लेंगे। मैं आपसे ये बता रहा था कि एलिगेशन किन किन तरीकों पर कैसे कैसे काम करता है। तो मैंने पहला तरीका बताया था कि जब आपको यहाँ के दोनों सेगमेंट और ये ओवरऑल सेगमेंट दिया है तो आप उसके रेफरेंस का रेशियो निकाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ प्रॉफिट लिया था, यानी प्रॉफिट का इंडिविजुअल परसेंटेज दिया है और ओवरऑल परसेंटेज दिया है। यानी एक व्यक्ति ने एक इन्वेस्टमेंट किया जिसपे उसे 20% लाभ हुआ, दूसरे इन्वेस्टमेंट पर 30% लाभ हुआ, तो दोनों इन्वेस्टमेंट पर ओवरऑल उसको प्रॉफिट हुआ 23%। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि उन दोनों इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या था तो मैं क्या बताऊंगा, 7:3। 7:3। दूसरी चीज मैं आपसे चर्चा कर रहा था, कि अगर यही मुझे यह बताया जाए कि मुझे एक व्यापार में 20% का, दूसरे व्यापार पर 30% का लाभ हुआ है, और पहले व्यापार पे इन्वेस्टमेंट मेरा 2 अनुपात में है और दूसरे व्यापार में मेरा इन्वेस्टमेंट क्या है, 3 अनुपात में है। यानी मैंने आपसे कहा था कि 1000 रुपए पर मुझको 20% लाभ हुआ और 1500 रुपए पर मुझको 30% लाभ हुआ, तो मुझे ओवरऑल 2500 पर कितने का लाभ होगा। ठीक है मेरे भाई, तो इसको आप फटाफट से यहां देखिए। मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि इनका जो डिफरेंस है वो इनके डिफरेंस के बराबर होता है। अगर ध्यान दीजिए, इनका डिफरेंस क्या है, 10। यानी 10 को आप क्या करेंगे, 10 को आप 2 और 3 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। 10 को आप क्या करेंगे, चूंकि इनका डिफरेंस इनके डिफरेंस के बराबर होगा, इसलिए 10 को आप क्या करेंगे, 2 और 3 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो आपको पता है यहां क्या आएगा, 4, और यहां क्या आएगा, 6। चूंकि अगर कोई पूछे 10 को 2 और 3 के रेशियो में डिवाइड करते कैसे हैं, तो चेक करिए, 10 को अगर 2 और 3 के रेशियो में डिवाइड करना है और उसमें से आपको 2 की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे लिखेंगे, 2 की वैल्यू निकालनी है 5 में से, क्योंकि इनका कुल अनुपातिक योग क्या होगा, 5 होगा। तो क्या हुआ मेरे भाई, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यानी इसकी वैल्यू क्या आई, 4। तो दूसरी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। अब बारी किसकी है, अब बारी है एलिगेशन लगाने की। चेक करिए, यहां जो ओवरऑल आएगा वो इन दोनों के बीच में कहीं होगा, यानी निश्चित रूप से इससे बड़ा होगा, इससे छोटा होगा, तो इससे छोटा होगा, इसलिए इसमें से ये घटाइए, कितना आया मेरे भाई, 26। इससे बड़ा होगा इसलिए इसमें ये जोड़िए, कितना है मेरे भाई, 26। तो ओवरऑल प्रॉफिट क्या हुआ, 26% का। हाँ या ना, आप चेक करिए, आसानी से हो गया। तो ये एलिगेशन में पूछा जाने वाला दूसरे तरीके का सवाल है, जिसमें आपको ओवरऑल प्रॉफिट, स्पीड, वर्क, इंटरेस्ट कुछ भी निकालना पड़ सकता है। ठीक है, और अगर हम समझें कि इसमें तीसरा स्ट्रक्चर का सवाल क्या बनता है, जैसे देखिए यहां पर x है, यहां पर z है, यहां a और b का रेशियो है, तो गायब कौन है यहां पर, y। आप देखते हैं कि एलिगेशन में कुल मिलाकर कितने सेगमेंट हैं, 5 सेगमेंट हैं। इनमें से आपको अगर 4 सेगमेंट दे दिया जाएगा तो 5वां सेगमेंट पूछ लेगा, 4 सेगमेंट आपको कोई भी दे दिया जाएगा, 5वां सेगमेंट पूछ लेगा।
आप कहेंगे सर यहां पर हमको केवल 3 ही सेगमेंट दिया गया था और पूछा गया था, तो मेरे भाई अब भी आपने एक ही सेगमेंट का आंसर दिया है, यानी आपने सीपी का सीपी से रेशियो बताया है। एक्चुअल सीपी आप अब भी नहीं बता पाए हैं, एक्चुअल सीपी आप नहीं बता पाए हैं। ये आप कब बता पाएंगे? जब सवाल चाहेगा। अब सवाल अगर चाहेगा तो आपको कैसे पता लगेगा कि सवाल चाह रहा है? तो सुनिए, वो जानता है कि जो मैंने वर्डिंग दी है उस वर्डिंग से आप सीपी का सीपी से रेशियो तो निकाल लोगे, तो वो बता देगा कि पहली सीपी और दूसरी सीपी में डिफरेंस 400 का है। क्या बता देगा? पहली सीपी और दूसरे सीपी में डिफरेंस 400 का है। तो समझिए, ये सीपी 7 है, ये सीपी 3 है, तो दोनों का डिफरेंस क्या है? आप कहेंगे सर 4 है। तो इस 4 अनुपात की वैल्यू कितनी है? 400। क्योंकि जो अनुपात में डिफरेंस आ रहा है वो 4 है और सवाल ने बताया है कि उनका एक्चुअल डिफरेंस कितना होता है? 400 होता है। तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 100। तो 7 की वैल्यू क्या होगी? 700। तो 3 की वैल्यू क्या होगी? 300। और अब आप एक्चुअल सीपी बता पाए हैं। ठीक है मेरे भाई, 4 सेगमेंट देगा तो 5वें सेगमेंट का आपसे आंसर मांगेगा। तो आ जाइए फटाफट से, मैंने क्या समझाया? मैंने 2 तरीके आपको बताए। जहां पर देखिए, यहां इस प्रश्न में क्या हुआ था, आपको x भी पता था, y भी पता था, z भी पता था, आपको a और b, आपको क्या निकालना था? a और b का रेशियो। दूसरा प्रश्न देखिए, इस प्रश्न में क्या है? इस प्रश्न में आपको x पता है, y पता है, a पता है, a पता है, b पता है, आपको क्या निकालना था? z निकालना था। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, जिसमें आपको x पता है, z पता है, a पता है, b पता है और y आपको बताना है, y आपको बताना है। चलो कैसा सवाल होगा चेक करिए। मोहन ने, मान लीजिए मोहन नाम के एक प्राणी ने 2 बैंकों में अपने कुछ कुछ धनराशि जमा कर दिए। मोहन ने 2 बैंकों में अपनी कुछ कुछ धनराशि जमा कर दी। पहले बैंक ने उसको 15% ब्याज देने का वादा किया था। 15% ब्याज देने का वादा किया था। ठीक है मेरे भाई। और मोहन ने पहले बैंक में ध्यान दीजिएगा 10,000 रुपया और दूसरे बैंक में 20,000 रुपया जमा किया था। मोहन ने पहले बैंक में 10,000 रुपया, दूसरे बैंक में 20,000 रुपया जमा किया था। मोहन को पहले बैंक ने 15% ब्याज देने का वादा किया था और मोहन को दूसरे बैंक ने भी कुछ ब्याज दिया। अगर मोहन को ओवरऑल 17% का कुल प्रॉफिट या इंटरेस्ट मिला है, यानी कुल पैसे पे अगर मोहन को 17% का लाभ मिला है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दूसरे बैंक ने मोहन को कितना प्रतिशत इंटरेस्ट देने का वादा किया था? मैंने कहा कि मोहन ने अपने पैसे 10,000 रुपया एक बैंक में, 20,000 रुपया दूसरे बैंक में जमा कर दिए। पहले बैंक ने मोहन को 15% ब्याज देने का वादा किया था, मगर मोहन ने 2 बैंकों में पैसा जमा किया है और ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा है? 17% का। तो क्या आप बता सकते हैं कि सेकेंड बैंक ने मोहन को कितना इंटरेस्ट दिया? तो सबसे पहले मेरे भाई आप चेक करिए कि मोहन ने अपना इन्वेस्टमेंट यानी प्रिंसिपल किस अनुपात में लगाया है? 1:2 के अनुपात में लगाया है। किस अनुपात में लगाया है? 1:2 के अनुपात में लगाया है। अगर 1:2 के अनुपात में लगाया है, इसका मतलब ध्यान दीजिए, ये बड़ा है, तो इन दोनों को जोड़कर ये आया, तो निश्चित रूप से ये इससे छोटा होगा, क्योंकि मैंने क्या समझाया कि ये एवरेज 1 से बड़ा होगा तो दूसरे से छोटा होगा, यानी ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, तो छोटा है तो क्या होगा? इसका वैल्यू जोड़कर यहां आएगा। यानी दूसरे बैंक ने मोहन को कितना इंटरेस्ट दिया मेरे भाई? दूसरे बैंक ने मोहन को कितना इंटरेस्ट दिया?
क्या आपको यह बात समझ में आई? दूसरे बैंक ने मोहन को कितना इंटरेस्ट दिया? बताइए हाँ या ना। बोलिए मेरे भाई, हाँ या ना। तो इस तरीके के तीसरे प्रश्न के अंतर्गत आपसे एलिगेशन में सवाल पूछे जा सकते हैं। बहुत छोटी छोटी बातें हैं मगर आपको ध्यान से इन्हें समझना है। अब की बार आपको मैं एक्स, वाई और जेड, उसके साथ साथ मैं ए भी आपको दे दूंगा और आपसे बी पूछ लूंगा। मैं आपको ए भी दे दूंगा और आपसे क्या पूछ लूंगा मेरे भाई? बी पूछ लूंगा। यानी मैंने कहा कि रमेश एक यात्रा में कुछ दूरी बाइक से चलता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है। रमेश अपने बाइक पर कुछ दूरी बाइक से चलता है, यात्रा पर कुछ दूरी बाइक से चलता है और 60 की स्पीड चलता है, और वहीं कुछ दूरी कार से चलता है और 80 की स्पीड में चलता है। पूरी यात्रा समाप्त करने के बाद मोहन को पता चलता है कि मोहन की एवरेज स्पीड मात्र 70 किलोमीटर प्रति घंटा आई। मोहन की स्पीड मात्र 70 किलोमीटर प्रति घंटा आई। तो क्या आपको पता चला? 10-10 मतलब 1-1 का अनुपात। 10-10 मतलब 1-1 का अनुपात। अगर मैं आपसे कह दूं कि रमेश बाइक पर 50 किलोमीटर चला था, अगर मैं आपसे कह दूं कि रमेश बाइक पर 50 किलोमीटर चला था, तो क्या बिना बताए आपको समझ में आ गया कि वह कार से भी 50 किलोमीटर चला है? क्योंकि देखिए टाइम, ये क्या था? ये स्पीड था। अगर ये स्पीड है तो यहां पर एलिगेशन में क्या निकलेगा? टाइम निकलेगा। यानी अगर मैंने आपसे यह कह दिया कि मोहन अपने बाइक से 50 मिनट चला है, यानी वह कार से भी कितना चला है मेरे भाई? 50 मिनट ही चला होगा। हाँ या ना? इसके अन्य उदाहरण में मैं आपको समझाऊं। इसके अन्य उदाहरण से आप समझिए। एक पुरुष दिन भर में 40 काम करता है। एक पुरुष दिन भर में 40 काम करता है, या मैं केवल इतना कहूं कि एक पुरुष 40 काम करता है और एक महिला 25 काम करती है, और ओवरऑल काम कितना आता है? मात्र 30 आता है। ओवरऑल काम कितना आता है मेरे भाई? 30 आता है। तो इस हिसाब से अगर आप एलिगेशन अप्लाई करते हैं तो मुझे फटाफट से बता दीजिए कि यह 1 और 2 का रेशियो किसका रेशियो है? मुझे फटाफट से बता दीजिए कि यह 1 और 2 का रेशियो किसका रेशियो है? उनके समय, काम में किए गए समय का रेशियो है। अब अगर मैं यहां बता दूं कि व्यक्ति ने 3 दिन काम किया है, पुरुष ने 3 दिन में 40 काम किया है, तो क्या आप बता सकते हैं कि महिलाओं ने कितना दिन काम किया? बिल्कुल। अगर 1 की वैल्यू 3 है तो 2 की वैल्यू क्या हुई मेरे भाई? 6। यानी महिलाओं ने कितना दिन काम किया? 6 दिन काम किया। आप इस बात को समझ रहे हैं? बिल्कुल इसी तरीके के प्रश्न और इसी तरीके के अप्रोच आपको करने के लिए मिलेंगे। उम्मीद करता हूं कि एलिगेशन आपको कहां लगता है, क्यों लगता है, कुछ स्तर तक बातें समझ में आ गई होंगी और कुछ बातों को हम प्रश्नों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आ जाइए फटाफट से। यह आपका पहला सवाल।
एक मिनट रुकिए। ठीक है, फटाफट से आ जाइए और सवाल को पॉज करके अपने आप को थोड़ा सा समय दीजिए और चेक करिए। ठीक है मेरे भाई, चेक करिए आप फटाफट से। एक परिवार की औसत आयु 32 वर्ष है और दूसरे परिवार की औसत आयु 46 वर्ष है, तो दोनों परिवारों की कुल औसत आयु कितनी होगी यदि दोनों परिवारों में क्रमशः 6 और 8 सदस्य हैं? चेक करिए आपको क्या क्या दिया है। क्या आपको x की वैल्यू दी है? क्या आपको y की वैल्यू दी है? क्या आपसे औसत यानी z की वैल्यू पूछी जा रही है? क्या आपको a और b की वैल्यू भी दी है? यही बातें आपको अपने से चेक करनी है मेरे भाई। 6 और 8 सदस्य होने का मतलब है 3 और 4 का रेशियो होना। सदस्यों की संख्या, ध्यान दीजिए, सदस्यों की आयु का औसत कैसे निकलेगा? जहां भी औसत की बात आती है तो औसत तो संख्या के रेफरेंस में निकलता है हमेशा। चाहे आप एज का औसत निकालें, भार का औसत निकालें, अक्सर भार का भी औसत पूछा जाता है, तो औसत कैसे निकलेगा? कुल एज बटे कुल सदस्यों की संख्या, यानी एज में एलिगेशन लगाने पर सदस्यों की संख्या ही आनी चाहिए, यानी हमने एलिगेशन सही अप्लाई किया है। अब प्रश्न केवल इतना है कि इसको टैकल करने का तरीका हमें याद है। क्या हमें याद है ये तरीका कैसे करना है? इसको जब आपको एक्स वाई और ए बी दिया है तो जेड कैसे निकालेंगे? मैंने कहा है चेक करिए मेरे भाई इनका अंतर। मैंने आपसे क्या कहा? चेक करिए इनका अंतर। इस अंतर को आपको क्या करना है? 3 और 4 के रेशियो में बांटना है। इस अंतर को क्या करना है? 3-4 के रेशियो में बांटना है। तो 3 की वैल्यू एक्चुअल में कितनी आई? 4 की वैल्यू एक्चुअल में कितनी आई? आप कहेंगे सर ये तो पहले से था, मगर मुन्ना ये कॉन्फिडेंस था, आपको इसे चेक जरूर करना है। तो अब देखिए ये छोटा है ये बड़ा है, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, आपकी ओवरऑल एज आ जाएगी ऑप्शन नंबर 4। बोलिए हाँ या ना। क्या यह सवाल आप चुटकी बजाते हल कर पाए हैं? क्या आपको एलिगेशन लगाने का तरीका, मैं अभी आपको शुरुआत के 15-20 प्रश्न केवल इस आधार पे कराऊंगा कि एलिगेशन पर आपकी अप्रोच अच्छी बन जाए, उसके बाद आपको बेहतरीन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भर देंगे मेरे भाई। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आएंगे, क्वेश्चन ढेर सारा आपको कराएंगे। फटाफट से चेक करिए, हाँ या ना, स्क्रीन कैप्चर करिए और बताइए कि बात समझ में आ रही है। बस आपको एलिमेंट ढूंढने में दक्ष होना है। दो परिवार हैं, इसका मतलब तय है कि पहले परिवार की औसत आयु x को डिनोट करेगी, दूसरे परिवार की औसत आयु y को डिनोट करेगी, और दोनों परिवारों की कुल औसत आयु क्या करेगी? z को डिनोट करेगी। तो अब हमें तुरंत ढूंढना क्या चाहिए? एलिगेशन लगाने के लिए और किसकी जरूरत है? संख्या की। क्यों? क्योंकि कभी भी किसी वस्तु का औसत कैसे निकलता है? मान लो मैं एज का औसत निकालूं तो कैसे निकालूंगा? कुल एज बटे संख्या। मैंने आपको क्या समझाया कि बटे में जो रहेगा, जो रिफरेंस में रहेगा, एलिगेशन लगाने पर हमेशा रिफरेंस आएगा। यानी
इन एजेज का एलिगेशन लगाने पर हमेशा सदस्य की संख्या आएगी। वही चीज हमने यहां पर अप्लाई किया। अब ये सदस्य की संख्या का रॉ वैल्यू है, ये रॉ वैल्यू कभी भी एलिगेशन में सीधे काम नहीं कर सकता। यानी ये क्या है, ये एज है, ये क्या है, ये संख्या है। तो संख्या का एज से सीधे आप रिलेशन नहीं बना सकते। इसलिए हमने क्या किया, ध्यान दिया कि इनमें क्या रिलेशन होता है। आपको पता है कि इनका डिफरेंस इनके डिफरेंस के बराबर होता है। इस आधार पर हमने इसके डिफरेंस को 3 4 के आधार में बांट दिया और देखा कि हमें अब वैल्यू क्या मिलेगी। ये कॉन्फिडेंस है कि ये 6 8 ही आ रहा है। ठीक है मेरे भाई, क्या हम आगे चलें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, फटाफट से चेक करिए। परछाई बन रही है यार, परछाई बन रही है। फटाफट से चेक करिए मेरे भाई, क्या आप इस प्रश्न को टैकल कर पा रहे हैं? आंसर भी कमेंट बॉक्स में डालते जाइए। क्या लिखा है प्रश्न? एक कक्षा का औसत वजन 18 किलोग्राम है और दूसरी कक्षा का औसत वजन 25 किलोग्राम है। तो दोनों कक्षाओं के छात्रों का अनुपात ज्ञात कीजिए, जबकि दोनों कक्षाओं का कुल औसत वजन कितना है? 42 किलोग्राम। फटाफट से मुझे चेक करके बताइए, क्या आपको x की वैल्यू पता है? क्या आपको y की वैल्यू पता है? क्या इस प्रश्न ने z की वैल्यू यानी इनका ओवरऑल दे रखा है? तो क्या आप दक्ष हैं कि तुरंत आप इनमें क्या बता देंगे? छात्रों की संख्याओं का अनुपात। बताइए मेरे भाई, क्या आप फटाफट से छात्रों की संख्याओं का अनुपात बता देंगे? एलिगेशन सीखने का यही फायदा है, अदरवाइज आप ट्रेडिशनली सवाल को कैसे करते? सोचिए। नोट करिए और हमें बताइए, नोट करिए और हमें बताइए साथ के साथ कि क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या आपको एवी की वैल्यू पूछी थी और वो आपने बता दिया, हाँ या ना? पीछे के वीडियो में एलिगेशन जाकर देखिए, मैंने सारी चीजें समझा रखी हैं आपको। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं मेरे भाई, चेक करिए फटाफट से। पहले मुझे बताइए, क्या यह किसी एक ट्रांजैक्शन का प्रॉफिट है? क्या मैं इसे एक्स मान सकता हूं? क्या यह किसी दूसरे ट्रांजैक्शन का प्रॉफिट है? क्या मैं इसे वाई मान सकता हूं, हाँ या ना? क्या यह ओवरऑल प्रॉफिट है? क्या ओवरऑल प्रॉफिट को जेड मान सकता हूं? क्या आपसे ए बी पूछा है? तो क्या आप फटाफट से इसको निकाल सकते हैं? 20, 30 और 27 का एलिगेशन लगाकर फटाफट से आप इनमें 3 7 का रेशियो ए बी में बता सकते हैं, हाँ या ना? चेक करिए, ए और बी में 3 7 का रेशियो है। क्या प्रश्न खत्म?
आप कहेंगे नहीं सर, वो कह रहा है कि दोनों लागत मूल्यों के बीच में अंतर है। तो आपको यह बात तो पता है कि यहां ए रेशियो बी बराबर CP1 रेशियो CP2 होगा। चूंकि प्रॉफिट हमेशा सीपी के रेफरेंस में लगता है, तो प्रॉफिट में एलिगेशन लगाया है तो कौन आया यहां पे, सीपी आया है। तो क्या यह सीपी का रेशियो है? आप कहेंगे जी बिल्कुल। तो सीपी का रेशियो क्या है, 3:7 का है। यानी पहली सीपी क्या है, दूसरी सीपी क्या है। अब अगर मैं पूछूं कि इन रेशियो में, यानी पहले सीपी और दूसरे सीपी के रेशियो में अंतर कितना है, तो आप कहेंगे 4 का अंतर है। और यह अंतर वास्तविक रूप से कितने का है, यह तो रेशियो का अंतर हुआ। दामों का एक्चुअल अंतर सवाल ने दिया है, मैंने आपको बताया था सवाल में, बिल्कुल 2800। तो एक रेशियो की वैल्यू मेरे भाई क्या हुई, 700 रुपए। एक रेशियो की वैल्यू क्या हुई, 700 रुपए। कुल पैसा उसने कितना इन्वेस्ट किया था, 7 और 3 10 रेशियो, 7 और 3 10 रेशियो। तो 10 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 7000। ऑप्शन नंबर 1 बताइए मुझे चेक करके, हाँ या ना। मुझे आप फटाफट से इस चीज को चेक करके बताइए, हां अथवा ना। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? क्या एलिगेशन के मेथड आप समझ रहे हैं? मेरा मुख्य उद्देश्य आपको एलिगेशन समझाना है। आप देख रहे हैं कि अच्छे खासे सवाल, मैं नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छे सवाल हैं ये भी, मगर अच्छे खासे सवाल आप आराम से एलिगेशन अप्लाई करके लगा सकते हैं। अगर आपका एलिगेशन में अप्रोच अच्छा रहेगा तो हम कहीं भी लेकर इसे चले जाएंगे। चेक करके मेरे भाई आंसर देना है आपको, आपको भी सवाल कर करके आंसर देना है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़िए। आपकी किसी भी तरीके की कुछ क्वेरी होती है, कुछ भी है, प्रश्न लीजिए, स्क्रीनशॉट खींचिए, उसमें भेजिए। यहां के प्रश्नों में कोई दिक्कत है आप भेजिए, हम आपसे डिस्कस करेंगे और आपको जरूर जवाब देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए वीडियो को, फटाफट से पहुंचाइए। जो मेहनत हम कर रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा मेहनत आपको भी करना है। लाइक करिए और पहुंचाइए दोस्तों तक वीडियो को। आ जाइए फटाफट से। चौथे सवाल पर आ गए हम। आप देख रहे हैं माइक्रो सेकंड में सवाल लग सकता है। अब चेक करिए आप और मुझे बताइए मेरे भाई कि इस सवाल में आपको कौन कौन सी वैल्यू दी गई है।
बताइए मेरे भाई, क्या हो गया? क्या आप इस प्रश्न को कर पाए? क्या आपने एक्स वाई और जेड और ए बी में से पता लगाया कि किसकी किसकी वैल्यू है, कौन कौन सी वैल्यू आपको दी गई है और कौन कौन सी वैल्यू आपको नहीं दी गई है? तो फटाफट से चेक करिए कि 25 रुपया प्रति किलोग्राम की चीनी है, जिसको मिलाया जाता है 35 रुपया प्रति किलोग्राम की चीनी में, और ओवरऑल दाम कितना हो जाता है मेरे भाई? 32 रुपया प्रति किलोग्राम। यानी 25 किलोग्राम क्या हुआ? यह आपकी एक्स की वैल्यू है, और 35 रुपया क्या हुआ? ये आपके y की वैल्यू है, और ओवरऑल यानी z की वैल्यू आपकी कितनी हुई मेरे भाई? 32। z की वैल्यू मेरे भाई कितनी हुई? 32। तो आपको किसकी वैल्यू बतानी होती है? a और b की। चेक करिए फटाफट से, आपको किसकी वैल्यू बतानी होती है? a और b की वैल्यू बतानी होती है। तो आप यहां जानते हैं कि यहां पर इन दोनों का एलिगेशन क्या आएगा? 3 आएगा, और इन दोनों का एलिगेशन क्या आएगा? 7 आएगा। तो आप चेक करिए कि जो 35 किलोग्राम की चीनी है उसका वजन कितना है? 14 किलोग्राम। यानी 7 की वैल्यू कितनी है? 14 किलोग्राम। यानी 1 की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई? 2 किलोग्राम। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई? 6 किलोग्राम। प्रति किलोग्राम के 6 किलोग्राम वस्तु लगा देने पर उसका ओवरऑल दाम कितना हो जाएगा? 32 रुपया हो जाएगा। बताइए हां या ना? बताइए हां या ना मेरे भाई? क्या यह बात सही है? क्या आपको मेरी यह बात समझ में आ रही है? चेक करिए, क्या आपको मेरी यह बात समझ में आ रही है या नहीं?